PYQ सीरीज़ में ये हमारा लास्ट है इकोनॉमिक्स का 2023 इस साल का पेपर। इसमें आपको ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि अब तक ऐसा UPSC का पेपर बनता नहीं था। बट इस साल दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस था। एक तो इस टाइप की जितने भी क्वेश्चंस थे असर्शन रीज़न में, जहाँ पे ऐसे स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट 1 और 2 राइट है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, रॉन्ग है, राइट है। फिर सेकंड टाइप के ऐसे क्वेश्चन थे जहाँ 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 4 ओनली, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। और ये मान सकते हैं ये साल का इकोनॉमिक्स थोड़ा टफ लेवल पे था, क्योंकि कुछ ग्रे एरिया से भी क्वेश्चन पूछे थे जिस पे UPSC कभी पूछता नहीं था। सबसे पहले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्विट्स कहा जाता है इसको। यहाँ से जितना भी इंटरेस्ट इनकम आता है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन्वेस्टर को, इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर, इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। ये कह रहा है जितना भी इंटरेस्ट मिलता है, कहाँ पे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप डिपॉजिट करते हो, उससे जितना भी इंटरेस्ट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट डिविडेंड पे टैक्स लगेगा। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। ये बनाया है इसलिए क्या था, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, सो दैट जो डिविडेंड मिलेगा उस पर टैक्स मिलेगा, बट जो इंटरेस्ट इनकम मिलेगा आपको उसका कोई टैक्स नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है। सेकंड कह रहा है इनविट्स आर रिकॉग्नाइज एज बोरोवर। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है या ट्रस्ट है, इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज बोरोवर अंडर द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। इन शॉर्ट इसका फुल फॉर्म है SURF-IC। इस SURF-IC के अंदर है, ये इतना बड़ा लिख दिया है। इसका मतलब होता है, SURF-IC का मतलब है जब कोई लोन नहीं भरता है, NPA जाता है उसका, तो SURF-IC के अंदर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक घर लिया है और मैंने उसकी 6 EMI, 7 EMI, 15 EMI तक भर दी, बट उसके बाद मैं फेल कर रहा हूँ, मैं EMI भर ही नहीं रहा हूँ, लगातार 3-4 EMI बाउंस हो गई, तो कल को क्या आएंगे, कल को बैंक वाले आएंगे मेरे घर पे और घर के बाहर नोटिस लगा सकते हैं कि आपको ये घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसका लोन नहीं भर रहे। तो एनी टाइम वो मुझे घर खाली करा के पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये था SURF-IC के अंदर। या तो ऐसा किया जाता है या फिर एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। इनवाइट जो था इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इसको एज अ बोरोवर रिकॉग्नाइज किया था SURF-IC के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट भी राइट है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला कह रहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। दोनों स्टेटमेंट तो राइट है, बट 2-1 का एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके वजह से ये नहीं हुआ है, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कह रहा है बोथ स्टेटमेंट आर राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। यस, ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बट सेकंड की वजह से फर्स्ट नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट 2 कह रहा है। बिल्कुल सही बात है, दोनों इंडिपेंडेंटली राइट स्टेटमेंट है, मतलब ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, दोनों अपनी जगह पर राइट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट क्योंकि राइट है इसकी वजह से फर्स्ट राइट होगा, बट ऐसा नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ओनली, ऑप्शन 2। पढ़ते कुछ इनविट्स के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ है। यहाँ सबसे पहले इनविट्स आर इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पुल फंड फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता था, इन्वेस्टमेंट पैसा डालते थे, इन्वेस्टर पैसा डालते थे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, सो दैट जो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है वो फास्ट कैरी आउट हो पाए। इनविट्स आर पास थ्रू एंटिटीज विच मीन दैट ऑल द इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ इनविट्स आर पास थ्रू टू द यूनिट होल्डर्स under the budget. All income distributed by InvITs including interest income, dividend income and rental income will be taxable in the hands of unit holders. Hence statement 1 is incorrect. Actually ये यहाँ कुछ मिसइंटरप्रेशन है, ये स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, ऐसा कह रहा है ये। नेक्स्ट, द एग्जेम्पशन ऑफ द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टैक्स इज प्रोवाइडेड टू। अब देखो ये स्टेटमेंट 1 जो इनकरेक्ट नहीं है ये करेक्ट है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्पशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम टैक्स इज प्रोवाइडेड टू इनकरेक्ट इन्वेस्टेड इन इनविट्स। एक्चुअली पहला स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, यहाँ पे गलत हो चुका है। ये इंटरेस्ट इनकम से हमने टैक्स क्यों, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि हमने इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट राइट है। आंसर 2 ही होगा, बट यहाँ इनकरेक्ट लिख दिया है, ये करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि एंकरेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट, आप जब इंटरेस्ट इनकम पे भी टैक्स लगाएंगे तो कोई पैसा क्यों डालेगा, जस्ट आप इंटरेस्ट इनकम पे कोई पैसा नहीं लेने वाले, कोई भी टैक्स नहीं लेने वाले, तभी इन्वेस्टर जाके उसमें इन्वेस्ट करेगा। इस चीज़ को एंकरेज करने के लिए आपने इंटरेस्ट इनकम पे कोई भी टैक्स लगाने की बात नहीं की है। सो यही दिया हुआ है। ऑन द अदर हैंड डिविडेंड रिसीव फ्रॉम द इनविट्स आर ट्रीटेड एज रेगुलर इनकम एंड आर सब्जेक्ट टू टैक्स। तो
इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा बट डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, बिल्कुल सही है। और ये टैक्स कैसे लगेगा? इनकम टैक्स स्लैब रेट ऑफ द इन्वेस्टर, जो भी इनकम टैक्स स्लैब रेट इंडिया में होता है बजट में लाया जाता है उसके थ्रू। इनविट्स क्या है? दे आर स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज एज बोरोवर्स अंडर सरफाइसी। सेकंड स्टेटमेंट यही कह रहा था, बिल्कुल सही बात है। सरफाइसी एक्ट प्राइमली विद द सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। मैंने आपको समझा ही दिया क्या होता है सरफाइसी। जब आप पैसा नहीं भरते हो तो आपसे वो चीज़ वसूल कर ली जाती है। InvITs on the other hand are investment vehicles that pull fund from investor and invest in income generating infrastructure assets. In short, InvIT है क्या? मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर है, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे इन्वेस्टर का पैसा एक जगह लाया जाएगा, एक ट्रस्ट बनाया जाएगा, उस ट्रस्ट में सबका पैसा आ जाएगा। अब मान लीजिए नागपुर में कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें ओनर के पास उतना पैसा नहीं है, तो आपका पैसा उसमें लगाया जाएगा और आपको कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। बेनिफिट किस फॉर्म में? डिविडेंड में। कल को प्रोजेक्ट से कुछ भी फायदा होता है तो आपको डिविडेंड दिया जाएगा और डिविडेंड पे टैक्स लगेगा, बट उससे अगर कुछ इंटरेस्ट मिलता है आपको तो उस पर टैक्स नहीं मिलेगा, तभी जाके आप इस बोर्ड में पैसा भी देंगे। अब इसको रेगुलेट कौन करता है इंडिया में? ये सारा कुछ सेबी करता है, अंडर द सेबी 2014 एक्ट। नेक्स्ट, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इनविट्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ट्रेडिशनल बोरोवर अंडर द सरफाइसी एक्ट। क्योंकि सरफाइसी के अंदर बोरोवर्स है, इसके लिए इनको जो रेगुलेट किया जाता है फ्रेमवर्क है इनका, वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर बोरोवर्स। दिस वॉज ऑल अबाउट इनविट्स। जितना आपको जानना है, ये इनविट्स बजट में ही फॉर्म किया गया था, इसलिए क्वेश्चन आ गया था। ये करंट अफेयर से ही कंप्लीटली डिराइव्ड क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें भी सेम ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको। सबसे पहला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द पोस्ट पैंडेमिक। कोरोना खत्म होने के बाद रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स। ये कह रहा है कोविड खत्म होने के बाद जितने भी सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का RBI है, इन सब ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा कह रहा है सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स। ये कह रहा है सेंट्रल बैंक ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि उनका काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यूजिंग मॉनेटरी पॉलिसी। यस, इंडिया में भी यही होता है। इंडिया में भी RBI ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा क्यों दिए? क्योंकि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रहा था। महंगाई बढ़ने को कंट्रोल करने के लिए वो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उन्होंने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया। पहला भी राइट है और दूसरा भी राइट है, और दूसरे के वजह से पहला राइट है ये भी हमने चेक कर लिया, क्योंकि RBI इसका पावर यूज करके ही ये काम करता है। इसीलिए हमारा स्टेटमेंट 1 राइट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 1 ऐसा कह रहा है कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है, और स्टेटमेंट 2 के वजह से स्टेटमेंट 1 राइट है, जो कि हमने देख लिया बिल्कुल सही है। इंडिया में सेंट्रल बैंक ने इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, और ये क्यों किया? क्योंकि सेंट्रल बैंक का काम है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना यूज करके मॉनेटरी पॉलिसी का। तो हमारा स्टेटमेंट 1 राइट हो जाएगा, ऑप्शन 1 राइट है। रियल इंटरेस्ट रेट हैव वेरी रैपिडली इंक्रीज रिसेंटली एज मॉनेटरी पॉलिसी हैज टाइटन इन रिस्पॉन्स टू हायर इन्फ्लेशन। पहला वाला स्टेटमेंट कह रहा है चेंज किए गए थे। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के। पहले क्या करता है? हायर इंटरेस्ट रेट मेक इट मोर एक्सपेंसिव। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोन लेना महंगा हो जाएगा, क्योंकि लोन लेना महंगा हो जाएगा जिसके वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाएगा। दिस इज बिकॉज बिजनेस आर मोर लेस लाइकली टू इन्वेस्ट एंड हायर न्यू वर्कर। बट अगर हायर इंटरेस्ट रेट कंज्यूमर के लिए भी महंगाई कैसे लाता है? विच कैन कंज्यूमर को अब लोन महंगा मिलेगा, क्योंकि लोन महंगा मिलेगा तो खर्चा कम करेगा, वो खर्चा कम करेगा। इससे क्या होगा? जैसे बड़ी चीज़ें हैं, वो बड़ी महंगी चीज़ें कम लेगा, घर कम लेगा, कार कम लेगा, जिसकी वजह से महंगाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्योंकि अब कार की डिमांड नहीं रही, घर की डिमांड नहीं रही, क्योंकि घर और कार की डिमांड नहीं रही, तो घर जो महंगा हो गया था वापस नॉर्मल हो जाएगा। पहले इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया, आपके हाथ में पैसा था, अब आप सोच रहे हो घर में इन्वेस्ट करना, आपके पास 10 लाख रुपए, आपको 15 लाख रुपए लोन चाहिए, आप लोन नहीं लोगे क्योंकि लोन महंगा हो चुका है, तो आप घर लेने का प्लान ड्रॉप कर दोगे। तो जो घर 25 लाख का था अभी वो 20 लाख का हो जाएगा। एग्जांपल सपोज करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, क्योंकि अब वो जो घर की डिमांड थी, इतने सारे लोग घर लेने वाले थे, नया बिल्डर घर बना रहा था, उसकी डिमांड कम हो गई, तो रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। इस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा, हायर इंटरेस्ट रेट से एक और बात क्या होता है? इट इज मोर अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू सेव। अगर लोन महंगा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? पैसा सेव करेंगे, क्योंकि आप पैसा सेव करेंगे। सेव कहाँ करेंगे? बैंक में। बैंक में क्योंकि पैसा सेव करेंगे तो बैंक में पैसा घूमेगा, मनी मल्टीप्लाई होगा, और इंडिया में क्योंकि मनी मल्टीप्लाई होगा इकोनॉमिक ग्रोथ वापस बढ़ेगा। तो ये कुछ फायदे होते हैं जब आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हो। तीसरा वाला क्वेश्चन सेम पैटर्न में आप देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस पैटर्न में आए थे इकोनॉमिक्स में, पहली बार ऐसा हुआ था। कार्बन मार्केट आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ये ऐसा कह रहा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कार्बन मार्केट जो बनाए गए थे वो बहुत बढ़िया टूल है अपने आप में। अब कार्बन मार्केट क्या है? क्लाइमेट चेंज में क्या कहा गया था? मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री है, आप बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैला रहे हैं, तो आपको कार्बन मार्केट के अंदर कार्बन वो कह सकते हैं ना सर्टिफिकेट्स बनाने हैं। कार्बन सर्टिफिकेट आप बनाएंगे
जितना ज़्यादा आप पोल्यूशन कर रहे हैं उतना ज़्यादा आपको कार्बन सर्टिफिकेट खरीदना है। एक कार्बन सर्टिफिकेट की कुछ वैल्यू होगी, मतलब मान लीजिए आपका ये प्लांट है, इस प्लांट से आपने 1000 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। अब क्योंकि आपकी वजह से पोल्यूशन हुआ तो आप पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? आप बोलेंगे 1 यूनिट CO2 जो होता है इसका कॉस्ट है 5000 रुपये मान लीजिए पोल्यूशन कम करने का। तो अब 100 यूनिट CO2 खरीदने के लिए आप 5000 इंटू 100 रुपीज़ देंगे। ये क्यों? क्योंकि 100 यूनिट किया था आपने। जितना पैसा आएगा इसको फिर यूज़ किया जाएगा क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। जितना आपने पोल्यूशन किया है आप ही पैसा देंगे उसका भुगतान। इसके लिए कार्बन मार्केट बनाया गया था। अगर ये आप इतना इसमें एक और फ़ायदा क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक इंडस्ट्री है, आप 100 यूनिट कर रहे थे बट अभी मान लीजिए आप 0 यूनिट कर रहे हैं, तो आपने 100 यूनिट से 0 यूनिट पे आ गए, आपको 100 सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये 100 सर्टिफिकेट अब आप बेच भी सकते हैं। जैसे ये तो आपने किया बट दूसरी कंपनी है जो पहले 100 कर रहा था अब 200 कर दिया। गवर्नमेंट इसको क्या बोलेगा? आप पे 100 सर्टिफिकेट का पेनल्टी है, क्योंकि आपने 100 यूनिट ज़्यादा किया तो आपको 100 सर्टिफिकेट खरीदने पड़ेंगे। तो अब ये इंडस्ट्री वाला क्या करेगा? इससे 100 सर्टिफिकेट खरीदेगा, इसको पैसा देगा। ये जो पैसा मिला है इसको, ये नेक्स्ट टाइम वापस इस पैसे को यूज़ करेगा जीरो को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि जब ये 100 यूनिट से 0 पे ला रहा है तो इसने कोई अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए पैसा लगेगा, वो पैसा इसको कहाँ से रिकवर हो गया? यहाँ से। ये तरीका था कार्बन मार्केट का और ये बहुत अच्छा टूल है क्लाइमेट चेंज लड़ने का। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू द स्टेट। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, प्राइवेट सेक्टर से स्टेट नहीं जाता है। पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है। आप अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो थर्ड ही ऐसा ऑप्शन है जहां लिखा हुआ है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि पहला राइट है और दूसरा आपका इनकरेक्ट है। कुछ पॉइंटर्स है कार्बन मार्केट के। सबसे पहला, कार्बन मार्केट आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वाइड स्प्रेड टूल इन द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। हमने देख लिया। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन प्राइसिंग, जो मैंने आपको समझाया। कार्बन प्राइसिंग क्या होता है? 1 यूनिट कार्बन डाइऑक्साइड जो आप रिलीज़ कर रहे हो उसको आपने फाइनेंशियल प्राइस दे दिया कि जितना आप कम रिलीज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। विच एम्स टू पुट अ फाइनेंशियल वैल्यू ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। जितना कार्बन डाइऑक्साइड आप एमिट कर रहे हैं उस पर एक फाइनेंशियल वैल्यू दे दिया है। कल को आप ज़्यादा करेंगे तो आपको पेनल्टी भरना है, कम करेंगे तो आप उसको बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हैं। तो हर आदमी मोटिवेट होगा, पैसा किसको नहीं चाहिए। नेक्स्ट, द बेसिक आइडिया इज टू क्रिएट अ मार्केट फॉर ट्रेडिंग कार्बन क्रेडिट्स। ये कार्बन क्रेडिट्स या फिर सर्टिफिकेट, इसको ट्रेड करते हैं। वेयर कंपनीज और एंटिटीज दैट एमिट ग्रीन हाउस गैस कैन बाय और सेल दिस परमिट। जो कंपनी ग्रीन हाउस गैस रिलीज कर रही है वो इनको खरीद या बेच सकती है। अगर ग्रीन हाउस गैस ज़्यादा सेल कर रही है तो खरीदना पड़ेगा, कम कर रही है तो बेच सकते हैं, किसी को पैसा कमा सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कार्बन मार्केट इज टू क्रिएट इकोनॉमिक इंसेंटिव फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। इसको बनाया क्यों गया था? क्योंकि तभी तो आप कम पोल्यूशन करेंगे, आपको फायदा है, आप पैसा कमाओगे। कल को अगर आपको कोई बोलेगा कि जितना कम आप पोल्यूशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा, तो आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा पोल्यूशन कम करने का। उसके लिए Thus, companies can reduce their emission more efficiently at a lower cost, can sell their excess limit। देखिए, जो कंपनी कम कर रही है एमिशन वो सेल कर सकती है एक्सेस परमिट टू दोज हु फाइंड इट मोर एक्सपेंसिव टू रिड्यूस एमिशन। मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दिया। एक आदमी जो 100 से 0 ला रहा है वो सेल किसको कर सकता है? जो ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, 100 से 200 कर रहा है, उसको बेच सकता है। दिस क्रिएट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर कंपनीज टू एडॉप्ट क्लीनर टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से कंपनी मोटिवेट रहेंगे साफ टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए, इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। नाउ कार्बन मार्केट प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल एंड मार्केट ड्रिवन अप्रोच टू एमिशन रिडक्शन। इससे मार्केट ड्रिवन अप्रोच मिल रहा है पोल्यूशन कम करने के लिए। बाय पुटिंग अ प्राइस ऑन कार्बन दे एंकरेज द एडॉप्शन ऑफ क्लीनर टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपने कार्बन पे कॉस्ट लगा दिया है, अब लोग ज़्यादा मोटिवेट होंगे इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए। विच प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंसेंटिवाइज एमिशन रिडक्शन मेजर अक्रॉस वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। It is not accurate to say that carbon market transfer resources from the private sector to the state। ये क्या रहा है कार्बन मार्केट में, एक्चुअली हो क्या रहा है? It is not accurate। यहाँ पे
प्राइवेट से स्टेट नहीं जा रहा है, स्टेट से प्राइवेट आ रहा है। स्टेट का काम है ये करना ताकि प्राइवेट सेक्टर कम एमिट करे। इनफैक्ट कार्बन मार्केट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिंग अ मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म वेयर द प्राइवेट सेक्टर कैन पार्टिसिपेट इन एमिशन ट्रेडिंग एंड कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर कार्बन एमिशन। इसे सेकंड स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कह रहा था ये ट्रांसफर करता है रिसोर्स प्राइवेट सेक्टर से स्टेट में, बट ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी अच्छा स्टेप है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है बाइंग ट्रेडिंग में, पोल्यूशन को कम कर सकता है। इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 राइट होगा, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग होगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आते हैं, अब ये टाइप के क्वेश्चन हर बार आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेंगे, ये रेयरली आपको देखने मिलेंगे इस टाइप के जो है स्टेटमेंट 1 2, ये एक नॉर्मल पैटर्न हो गया ये वाला। इस क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। ये कह रहा है आरबीआई का ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो स्टेरिलाइजेशन से रिलेट करता है। सबसे पहला कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, जी हाँ। नेक्स्ट ओवरसाइट ऑफ सेटलमेंट एंड पेमेंट सिस्टम, नहीं। डेप्ट एंड कैश मैनेजमेंट फॉर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। फोर्थ है रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एनबीएफसी, नहीं। स्टेरिलाइजेशन में होता क्या है, आप क्या करते हो जब मार्केट में मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, उसमें से एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, इसमें होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बेचती है और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी खरीदती है। अब ये गवर्नमेंट करती क्यों है, मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए मार्केट में महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन है, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है तभी इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट इसको रोकेगी कैसे। गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट बोलेगी मैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बेच रहा हूँ, यानी अब लोगों के हाथ में जो एक्सेस मनी है, जो लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा अपने हाथ में रखा है, वो लोग किसको दे देंगे, गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा पैसा ले लिया और लोगों को हाथ में क्या दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इससे मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, बट ज़्यादा पैसा भी गवर्नमेंट खींच नहीं सकती है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करेगी, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बॉन्ड रिलीज कर देगी। क्योंकि अगर लोग आपको ज़्यादा टाइम तक पैसा दे भी देंगे, मान लीजिए सोसाइटी में चला जाएगा पैसा, तो लोगों के हाथ में भी तो नहीं बचेगा, इसलिए गवर्नमेंट खुद भी क्या करती है, कुछ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी खरीदती है, क्योंकि पूरा पैसा गवर्नमेंट में आ रहा है तो कुछ पैसा लोगों के हाथ तक वापस जाए, सोसाइटी में स्टेबिलाइजेशन मेंटेन रहे। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्टेरिलाइजेशन, और यही है कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आंसर है इसका ऑप्शन 1, एक्टिविटी ऑफ आरबीआई दैट इज कंसीडर्ड टू बी पार्ट ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज द सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट खरीदती भी और बेचती भी है किसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इन द ओपन मार्केट। इट इज द एक्शन टेकन बाय द सेंट्रल बैंक। आरबीआई का एक्शन है टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन ऑन द डोमेस्टिक मनी सप्लाई। व्हेन आरबीआई इंटरवीन इट कैन अफेक्ट द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। दूसरा तरीका एक और इसको क्यों भी किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में कभी कभी क्या होता है, डॉलर ज़्यादा हो सकता है या रुपीज़ ज़्यादा हो सकता है। इस इफेक्ट को भी कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये करती है, क्योंकि अगर मार्केट में रुपीज़ ज़्यादा हो गया है तो क्या होगा, रुपये की वैल्यू कम होगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट बाय और सेल कर सकती है। गवर्नमेंट या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ये कौन करेगा, सेंट्रल बैंक। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। टू न्यूट्रलाइज दिस इम्पैक्ट एंड मेंटेन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ये जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, रुपये और डॉलर के एक्सचेंज रेट को नॉर्मलाइज करने के लिए आरबीआई कर सकती है। आरबीआई एंगेजेस इन स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन विच इन्वॉल्व्स द सेलिंग और परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी। In the case of foreign exchange intervention that increases the money supply, RBI may sell government securities in the open market. This help absorb excess liquidity from the system and reduces the money supply. Conversely, if a foreign exchange intervention reduces the money supply, इन्होंने 2 केस दे रखे हैं कि कल को क्या होगा, मनी सप्लाई मार्केट में कम हो गया तब आरबीआई क्या करेगी, और मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया तब आरबीआई क्या करेगी। ये हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। इन शॉर्ट आपको ये समझना, स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जहाँ पे गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचेगा और कुछ को खरीदेगा, 2 फायदे के लिए, महंगाई भी कंट्रोल करने के लिए, और सेकेंड फॉरेन एक्सचेंज रेट मेंटेन रहे। मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या रहता है, $1 के बराबर कितना रुपीज़ होगा, इसको कहा जाता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। अगर अभी इंडिया में $1 70 रुपीज़ के बराबर है, मान लीजिए कल को अगर 76 होगा तो ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। कल को अगर 64 रुपीज़ होगा $1 के बराबर, ये भी गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकता है। ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। कम एक आध टाइम पे पूरा आता भी है कुछ लोगों को, जैसे इंपोर्टर को फ़ायदा है, एक्सपोर्टर को नुकसान है। सेम ये वाले में एक्सपोर्टर को नुकसान है, इंपोर्टर को फ़ायदा है। तो अलग अलग चीज़ें हैं ये। फिर इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। मतलब ये पेपर ही ट्रेडिशनली थोड़ा अलग लेवल का था, जिसमें ओनली 1 ओनली 2 टाइप के भी ऑप्शन थे। क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग मार्केट। सबसे पहला दे रखा है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट।
फिर है कॉल मनी मार्केट, फिर है ट्रेजरी बिल मार्केट और स्टॉक मार्केट। ये कह रहा है कितने इसमें से कैपिटल मार्केट में इंक्लूडेड है। अब अगर आप कैपिटल मार्केट में कौन कौन सा इंक्लूडेड है वो देखेंगे तो सबसे पहला गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, यस बॉन्ड मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट है। कॉल मनी मार्केट नहीं, ट्रेजरी बिल मार्केट नहीं, स्टॉक मार्केट यस। तो गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट कैपिटल मार्केट का पार्ट है। आपका आंसर हो जाएगा ओनली 2। ओनली 2 इसका आंसर है। सबसे पहले कैपिटल मार्केट क्या है? इट इज़ अ फाइनेंशियल मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, जितने भी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी है वही कैपिटल मार्केट में शेयर, 2 मार्केट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। इसमें से कैपिटल मार्केट क्या है? जहाँ पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज का खरीद बेच चलता है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी कौन कौन से? स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसका खरीद बेच होता है वहाँ पे। इट इज़ अ मार्केट वेयर बिजनेस, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल रेज कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। यहाँ पे बिजनेसेस, कंपनीज भी इन्वेस्ट कर सकती है, खरीद बेच सकती है, गवर्नमेंट भी और इंडिविजुअल भी। अब ये क्या स्टॉक और बॉन्ड लिखा हुआ है, स्टॉक और बॉन्ड इंक्लूड होता है। एक ही ऑप्शन था जहाँ पे बॉन्ड था और एक ही ऑप्शन था स्टॉक था, इजीली आप आंसर पे आ सकते थे। इसीलिए इकोनॉमिक्स में अगर आपको एक सिंगल टर्म पता है, उसका मतलब पता है कि कैपिटल मार्केट में स्टॉक और बॉन्ड आता है, तो तुरंत आंसर पे आ जाएंगे आप। नेक्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट क्या है? दिस मार्केट इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है गवर्नमेंट यहाँ बेचेगी और खरीदेगी। बॉन्ड क्या होता है? ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेब्ट मतलब सरकार ने कर्जा लिया है। ये मान लीजिए एक पेपर बॉन्ड है, सरकार ने आपसे 100 रुपये कर्जा लिया है, 1 साल बाद गवर्नमेंट आपको 108 रुपये देगी, ये होता है बॉन्ड। इसलिए इसको डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है। इशूड बाय द गवर्नमेंट टू फाइनेंस इट्स एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए किसी काम के लिए, मान लीजिए एम्स बनाना है, गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, बॉन्ड इशू करेगा, गवर्नमेंट आपसे पैसा लेगा, फिर जब गवर्नमेंट का पैसा आ जाएगा तो गवर्नमेंट आपको पैसा वापस कर देगा। इन्वेस्टर कैन ट्रेड दिस बॉन्ड इन द मार्केट एंड दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। इसमें खरीद बेच कैपिटल मार्केट में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप एक पर्सन है, आपने सरकार के गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिए, मैं एक पर्सन हुआ, मुझे चाहिए, तो आप क्या करोगे? आपने 100 रुपये में लिया है, आप क्या बोलोगे? कैपिटल मार्केट में 102 रुपये का एक दूंगा। आप कैपिटल मार्केट में भी इसका खरीद बेच कर सकते हो। जैसे अभी आपके पास है, मेरे पास नहीं है, बट मुझे भी चाहिए, तो आप क्या करोगे? 100 रुपये की जगह 102 में दोगे, क्योंकि आपने खरीदा है। तो मुझे 102 के बदले वापस 108 ही मिलेगा, तो मेरा नुकसान है, मुझे 6 रुपये मिल रहा है, आपको 8 रुपये मिल रहे थे। फिर आते हैं ट्रेजरी बिल मार्केट के ऊपर। ट्रेजरी बिल मार्केट क्या है? ट्रेजरी बिल या फिर टी बिल और शॉर्ट टर्म डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। ये शॉर्ट टर्म है, जबकि कैपिटल मार्केट में क्या होता है? लॉन्ग टर्म। इसे टी बिल आंसर नहीं होगा, ये भी गवर्नमेंट इशू करती है। दीज आर जनरली इशूड विद द मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। 1 साल से कम के लिए ट्रेजरी बिल इशू किया जाता है। जब सरकार ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर रही हो, सरकार छोटा काम कर रही हो, छोटे टाइम के लिए पैसा चाहिए, तो टी बिल को इशू किया जाता है। दस दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ मनी मार्केट। मैंने आपको कहा था 2 मार्केट है, एक है कैपिटल, एक है मनी। कैपिटल कैसा होता है? लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट कैसा होता है? शॉर्ट टर्म। मनी मार्केट का ही पार्ट हो जाएगा ट्रेजरी बिल, क्योंकि 1 साल से कम के लिए पैसा इशू किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट को ही क्या कहा जाता है? इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट इज वेयर शेयर और स्टॉक ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आर ब्रॉट एंड सोल्ड। स्टॉक मार्केट आंसर में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि स्टॉक और बॉन्ड के बाहर है ये। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर टू ट्रेड इन स्टॉक एंड मेजर कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। अब हमने देखा था स्टॉक मार्केट क्या? इक्विटी मार्केट है। इक्विटी क्या हो जाएगा? स्टॉक के अंदर ही आएगा, इसीलिए आपका स्टॉक मार्केट भी इसका आंसर हो जाएगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? आप और मैं किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं और उसको 1 साल से ज़्यादा के लिए रखते हैं, तुरंत भी रख सकते हैं, बट अगेन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज ही होते हैं। जो स्टॉक्स होते हैं इसको आप ज़्यादा टाइम के लिए भी होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट डील विथ वेरी शॉर्ट टर्म फंड्स। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक लेंड। मैंने आपको बताया था इसमें क्या होता है? ICICI बैंक SBI से पैसा लेता है कुछ दिन के लिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था 15 दिन के लिए। दैट इज नोन एज कॉल मनी, जो शॉर्ट टाइम के कॉल पे उसको पैसा देती है। दीज लोन्स आर यूजुअली ओवरनाइट और फॉर अ फ्यू डेज। मोस्टली 15 दिन के लिए मिलता है मैक्सिमम, या उससे कम दिन के लिए। विच मेक्स इट अ पार्ट ऑफ मनी मार्केट, नॉट द कैपिटल मार्केट। इसीलिए 2 आंसर हो जाएगा आपका, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट और स्टॉक मार्केट। इसमें ये कॉल मनी मार्केट नहीं होगा और ट्रेजरी बिल मार्केट भी नहीं होगा। कॉल मनी मार्केट क्या होता है? जब एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देती है। जैसे मान लीजिए कल को यूनियन बैंक है नीचे वाला, यूनियन बैंक को अगर लोन देना है आपको, यूनियन बैंक के पास पैसा नहीं है, तो पंजाब नेशनल बैंक को बोलेगा मुझे पैसा दो, आपसे पैसा लेके पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लेके आपको लोन देगा। दिस इज कॉल मनी मार्केट। और ट्रेजरी बिल मार्केट हमने देख ही लिया, जब गवर्नमेंट इशू करता है शॉर्ट टर्म के लिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कंसिडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स। कुछ एसेट्स है, इसमें इन्वेस्टमेंट दिया गया, आपको बताना है विच हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। इसमें से कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो इनटेंजिबल है? अब 2 चीज़ें हैं, एक तो हो जाता है टेंजिबल। टेंजिबल मतलब एक चीज़ तो होती है जो दिखाई देती है, जैसे मान लीजिए टेबल है, ये आपको दिख रही है। एक होता है इनटेंजिबल, ठीक है, मतलब जो आदमी फील नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया,
अब लोन कट रहा है, लोन दिखने वाली चीज़ नहीं। या फिर मान लीजिए सबसे बेस्ट समझते हैं, आपने एक ऑनलाइन कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया है, अब वो ऑनलाइन कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, वो तो किसी को दिखेगा नहीं, आपके हाथ में 50,000 रुपये मान लेते हैं। एक काम तो ये है कि इस 50,000 से आप एक फ़ोन ले लीजिए, अब ये फ़ोन को आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। और एक है आप मान लीजिए ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए कोई। अब प्रॉब्लम क्या है, आप घर पे बैठे हैं, आपने जब ऑनलाइन कोर्स किया तो उतना टाइम में आपने अटेंड किया, उसके बाद आपके घर वालों को भी नहीं दिखेगा आपने 50,000 का क्या लिया है। तो ये डिफरेंस हो जाता है बिटवीन इंटेंजिबल एंड टेंजिबल। जिस चीज़ को आप फील कर सकते हैं, एक चीज़ ऐसी होती है जिसको आप फील नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट आर इंटेंजिबल एसेट। दे रेफर टू नॉन फिजिकल एसेट दैट हैज़ अ वैल्यू बट डज नॉट हैव अ फिजिकल प्रेजेंस। जैसा कि मैंने कहा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन क्या है, इंटेंजिबल एसेट है, जो कि जिसका नॉन फिजिकल एसेट है, जिसकी वैल्यू तो है बट वो दिखता नहीं है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं घर पे आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया 50,000 का, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपके घर वाले आएंगे, उनको दिख भी नहीं रहा है आपने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, आप दिन भर मोबाइल लिया, आपने 2 जगह इन्वेस्ट किया, 50,000 का मोबाइल लिया और 50,000 का ऑनलाइन कोर्स लिया। अब घर वालों को मोबाइल तो दिख रहा है आपके हाथ में, बट ये ऑनलाइन कोर्स नहीं दिख रहा है। अब घर वाले क्या देख रहे हैं, आप मोबाइल है, मोबाइल में आप गेम खेल रहे हो, ऑनलाइन कोर्स की लेने की जगह, पढ़ने की जगह, तो घर वाले आपकी पिटाई करेंगे। अब क्यों पिटाई करेंगे, क्योंकि इनटेंजिबल है, ये घर वालों को नहीं दिख रहा है पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं। तो टेंजिबल क्या हो जाएगा, ये चेयर, लाइट। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी ऐसी चीज़ है जो इनटेंजिबल है, इन्वेस्टमेंट है। अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे, सबसे पहला है ब्रांड रिकॉग्निशन, एक ब्रांड का नाम है। अब ब्रांड का नाम तनिष्क जो है वो दिखने में है, फील थोड़ी किया जा सकता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री। आप अगर इसमें देखेंगे, सबसे पहला है ब्रांड रिकॉग्निशन। ब्रांड रिकॉग्निशन एक ऐसी चीज़ है फील नहीं किया जा सकता। जैसे कहते हैं ना टाटा नमक है, तो नमक को तो फील किया जा सकता है, बट कोई अगर ये कहेगा टाटा एक ब्रांड है, तो टाटा ब्रांड को आप छू नहीं सकते, क्योंकि टाटा एक चीज़ थोड़ी है, टाटा इज अ ग्रुप, मतलब एक नाम है बस वो, तो दैट इज इनटेंजिबल। नेक्स्ट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टेंजिबल है, क्यों, जैसे मान लीजिए एक रूम है, इस रूम में मैं किताबें भर दूंगा, स्टोर रूम भर दूंगा, ये क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री। कोई आके देख भी सकता है कि ये मेरा इन्वेंट्री है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये भी क्या हो जाएगा, एक इंटेंजिबल एसेट ही होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, मान लीजिए ट्रेडमार्क, साइन। जैसे फॉर एग्जांपल आकार फाउंडेशन समझते हैं, एक साइन है, आकार का सिंबल है, अब वो देखने के लिए है। अब हो सकता है 10 किताबों में छपा हो, आप फिजिकली छू थोड़ी सकते हो उस चीज़ को, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक ब्रांड रिकॉग्निशन। और लास्ट में है मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट को जब आप मेल करते हैं तो आपके कंप्यूटर में होता है, पीसी में होता है, बट आप उसको फील थोड़ी कर सकते, किसका ईमेल आईडी है, थोड़ी बोल सकते हैं हाँ ये ईमेल आईडी कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ऐसा। तो ये भी क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ओनली 3। ये तीनों के तीनों हो जाएंगे इनटेंजिबल, जबकि टेंजिबल सिर्फ इन्वेंट्री रहेगा। इनटेंजिबल क्या हो रहा है बताया है, ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू होती है। अब आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहला देखा है ब्रांड रिकॉग्निशन। ब्रांड रिकॉग्निशन क्या होता है, इट रेफर्स टू द अवेयरनेस एंड फैमिलियरिटी ऑफ ब्रांड अमंग कंज्यूमर। कंज्यूमर के अंदर अवेयरनेस एंड फैमिलियरिटी, जैसे बोलते हैं यार टाटा का नमक टाटा है, टाटा की गाड़ी बेस्ट है, टाटा का स्टील बेस्ट है, ये कंज्यूमर का अवेयरनेस और फैमिलियरिटी है। बट वो छूट थोड़ी सकता है, थोड़ी बोल सकता है अरे यार टाटा कितना बढ़िया दिख रहा है, आप टाटा को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, इसीलिए ब्रांड रिकॉग्निशन क्या हो जाएगा, इंटेंजिबल। नेक्स्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, पेटेंट। जैसे मान लीजिए मेरा साइन है, मैं ऐसा साइन करता हूँ, ये क्या हो गया, पेटेंट हो गया। पेटेंट जिसको रजिस्टर कर सकते हैं। कॉपीराइट, अब टी सीरीज का एक गाना है, उसकी कॉपीराइट है, थोड़ी आप गाने को छू सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क होता है जब आप बिजनेस करते हैं, आपका एक सिंबल। ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड सीक्रेट मतलब कोको कोला बनाने का एक ट्रेड सीक्रेट होगा, थोड़ी कोई इस मसाले को छू सकता है, सीक्रेट मसाले को, वो मसाला अलग है, ये ट्रेड सीक्रेट अलग चीज़ है। ट्रेड सीक्रेट मतलब अब मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ, मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, मेरा जो ज्ञान है मैं कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ, दैट इज माई ट्रेड सीक्रेट, मैं ट्रेडिंग कैसे कर रहा हूँ, थोड़ी कोई मेरे ज्ञान को फील कर सकता है ऐसा, दैट विल बी अगेन इनटेंजिबल। नेक्स्ट मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट की लिस्ट को भी आप फील नहीं कर सकते, वो एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, इनटेंजिबल। जबकि इन्वेंट्री क्या है, टेंजिबल, क्योंकि इन्वेंट्री को फील किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वो बुक का स्टोर है, उसको अगर छू सकते हैं आप, बट क्लाइंट के मेलिंग लिस्ट को नहीं छू सकते, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और ब्रांड रिकॉग्निशन को नहीं छू सकते, इसीलिए दैट विल बी इनटेंजिबल। नेक्स्ट आते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहला कह रहा है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, गवर्नेंस रिफॉर्म, स्टेबल गवर्नमेंट, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट। आपको क्वेश्चन कह रहा है फॉर द हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन यूज हाउ मेनी ऑफ द अबव एज क्राइटेरिया अदर देन पॉपुलेशन, एरिया एंड इनकम डिस्टेंस। सबसे पहले आपको समझना है फाइनेंस कॉन्स्टिट्यूशन, एक फाइनेंस कमीशन इस्टेब्लिश होता है, इसका काम क्या होता है, ये स्टेट्स और सेंटर गवर्नमेंट इनके बीच में पैसा बांटे,
ना सिर्फ स्टेट और सेंटर के बीच में पैसा बांटे बट अलग अलग स्टेट में भी पैसा बांटे। तो एक तो हो जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन मतलब मान लीजिए कुछ पैसा है, फंड है, ये फंड एक्स अमाउंट है, तो सबसे पहले एक हिस्सा किसको देगा, स्टेट को, और एक हिस्सा किसको देगा, सेंटर को। बीजेपी गवर्नमेंट जो सेंटर पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको, और एक देगा अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो एक पूरा स्टेट का हिस्सा हो गया, एक सेंटर का हो गया, इसको कहा जाता है वर्टिकल डिवोल्यूशन, ठीक है। ये फिक्स है। वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या कहा जाता है कि 41%, 100 रुपीज़ का 41% जाएगा स्टेट को और 59 रुपीज़ रहेगा सेंटर के पास। ये पहले ही कह दिया है। अब ये 41 रुपीज़ के अंदर भी किस स्टेट को कितना रुपीज़ मिलेगा, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन। स्टेट के पास 41 रुपीज़ आ गया, अब ये महाराष्ट्र को कितना देगा, बिहार को कितना देगा, यूपी को कितना देगा, दिल्ली को कितना देगा, अलग अलग स्टेट्स को कितना देगा, ये डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन में 41 का कितना हिस्सा किसको जाना चाहिए। अब ये जो हॉरिजॉन्टल पैसा बटेगा ना, इसके भी कुछ क्राइटेरिया है, जिसमें से एक क्राइटेरिया है पॉपुलेशन, कि आपकी आबादी जितनी ज़्यादा रहे। जैसे आपके यहाँ ज़्यादा है, सेम इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस क्या होता है, एक होता है मिनिमम एवरेज इनकम। जैसे महाराष्ट्र में मान लेते हैं सभी पर्सन के जितनी कमाई है और जितने पॉपुलेशन है, टोटल इनकम को जब आप पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा मिनिमम एवरेज इनकम। अब मान लेते हैं इंडिया में, महाराष्ट्र में 900 रुपये है एवरेज इनकम, कि एक इंसान महीने का 900 रुपये कमाता है फॉर एग्जांपल। बट पूरे इंडिया लेवल पे कितना है, मान लेते हैं 1300 रुपये। तो अब डिफरेंस कितना हो गया, 400 रुपये का। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा आपके इसमें, उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलेगा। इसको कहते हैं इनकम डिस्टेंस, कि पूरे वर्ल्ड के, पूरे इंडिया के एवरेज में उस स्टेट के एवरेज का कितना डिफरेंस है, इसको कहा जाता है इनकम डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगा उतना पैसा मिलेगा, जितना ज़्यादा इनकम डिस्टेंस रहेगा उतना पैसा मिलेगा। तो ये कह रहा है और 3 क्राइटेरिया क्या क्या है। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का क्या मतलब क्या होता है कि आपके स्टेट में परफॉर्मेंस कैसा है। जैसे इसमें एक आता है फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट को कंट्रोल करना है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि थ्रू आउट हर एज एक वुमेन कितने बच्चे पैदा करती है, दैट इज फर्टिलिटी रेट। इंडिया को फर्टिलिटी रेट मेंटेन करना है 2 का, 2 या 2 से कम। अभी इंडिया में 2.1 है, क्योंकि साउथ के स्टेट ने इसको मेंटेन किया है, नॉर्थ में आज भी स्टेट ये नहीं कर पा रहे हैं। ये ज़रूरी क्यों है करना, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि इतने पॉपुलेशन को पानी प्रोवाइड करा पाए, घर प्रोवाइड करा पाए, हवा प्रोवाइड करा पाए, इसीलिए ये रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट भी चाहती है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अच्छा रहे, पॉपुलेशन कंट्रोल रहे। तो जो स्टेट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है पॉपुलेशन कंट्रोल में, उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये भी एक क्राइटेरिया है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी एक क्राइटेरिया है। ये क्यों एक क्राइटेरिया है, जितने ज़्यादा आप पेड़ को मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा ग्रीनरी रहेगा, जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट रहेगा उतना कम क्लाइमेट चेंज होगा, उतना कम सरकार को खर्चा करना पड़ेगा और उतना ज़्यादा आपकी लाइफ बढ़ेगी। तो ये भी एक अच्छा स्टेप है। जो स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्यों, वो फॉरेस्ट मेंटेन कर रहा है, तो पैसा लगता है फॉरेस्ट और इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए। तीसरा, गवर्नेंस रिफॉर्म, जी नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। स्टेबल गवर्नमेंट, जी नहीं, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, यस, ये भी एक क्राइटेरिया है। आप कितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं और कितना ज़्यादा फिस्कल एफर्ट आप ले रहे हैं, इसके ऊपर भी आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर आपका टैक्स कलेक्शन अच्छा है तो गवर्नमेंट आपको और पैसा देगी, ताकि कल को लोग मोटिवेटेड रहे। कल को तभी तो मैं टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करूँगा ना। तो अगर सरकार फ्री मुफ्त में पैसा बांट रही है तो मैं क्यों अपनी जनता से टैक्स कलेक्ट करूँगा। तो स्टेट जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेगा उससे भी। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 5, 3 ऐसे ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका ओनली 3। पॉपुलेशन, इनकम डिस्टेंस के अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड, फॉरेस्ट और टैक्स भी एक क्राइटेरिया है, जिसके तहत अलग अलग स्टेट को पैसा बांटा जाता है। इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल में क्या होता है, स्टेट को कितना पैसा मिलेगा और सेंटर को कितना पैसा मिलेगा, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। तो दिस वाज आंसर ओनली 3। 15 फाइनेंस कमीशन ने 3 एडिशनल क्राइटेरिया अपनाए थे फ्रॉम पॉपुलेशन, अपार्ट फ्रॉम पॉपुलेशन, एरिया और इनकम डिस्टेंस के अलावा और 3 क्राइटेरिया थे। कौन कौन से? सबसे पहला था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। मैंने आपको बताया था डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस में क्या क्या आता है, फर्टिलिटी रेट, कितना बच्चा पैदा हो रहा है। नेक्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब क्या होता था, कुछ कुछ स्टेट में ऐसा क्या था, बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। जब एक छोटा बच्चा इतने कम एज में मर जाएगा तो क्या होगा, कल को गवर्नमेंट का काम है कि बच्चे को सुरक्षा रखना। इसका मतलब स्टेट अच्छा हेल्थ केयर प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जिसके यहाँ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में भी अच्छा काम किया गया उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट होता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ फीमेल पर नंबर ऑफ मेल। अब ये भी जहाँ
अच्छा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। क्यों? ये दिखाता है गवर्नमेंट ने एफर्ट लिया है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। पहले क्या होता था, हरियाणा वगैरह में बच्चियों को मार देते थे, ठीक है, चाइल्ड उतने लड़कियां उतना ज़्यादा सोसाइटी में रहती नहीं थी, क्योंकि हर एक घर में एक लड़की की डिमांड होती थी कि लड़का चाहिए बस। तो गवर्नमेंट ने इसको भी इम्प्रूव करने के लिए कहा है कि जितनी देर में ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, हमने ये भी देख लिया। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में क्या होगा, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होगा। फॉरेस्ट कवर क्या होता है, अगर आप ऊपर से कभी देखेंगे किसी एरोप्लेन वगैरह से, तो ये ऐसे ऐसे पेड़ एक दूसरे से चिपके होते हैं। तो एक होता है ट्री कवर, जब एक दूसरे से चिपके होते हैं, और फॉरेस्ट कवर मतलब फॉरेस्ट एरिया पूरा। तो जिस स्टेट में ज़्यादा फॉरेस्ट रहेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि उसने प्रिजर्व किया है और प्रोटेक्ट किया नेचुरल रिसोर्स को। नेक्स्ट मैंने आपको बताया टैक्स एफर्ट, जो स्टेट सबसे अच्छा टैक्स कलेक्शन कर रहा है उसको और ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो ये हमारे 3 थे। इसके अंदर क्या क्या आता है, टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी, टैक्स बेस एक्सपांशन, जो जितना ज़्यादा अच्छा कलेक्ट कर रहा है उस स्टेट को ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाएगा, ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है फाइनेंस कमीशन, उसके अंदर मैंने आपको बता दिया 41% उसने कहा था स्टेट्स को देना है, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरिया है। पहले 42 था, 14 फाइनेंस कमीशन ने 42% कहा था, 15 ने 41 क्यों कर दिया? आपने जम्मू एंड कश्मीर जो पहले स्टेट था इसको अब आपने क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी, क्योंकि एक स्टेट कम हो गया। तो पहले 14 फाइनेंस कमीशन कहती थी 42% देना है स्टेट को, इसने बोला नहीं 41 दीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा। जम्मू कश्मीर क्योंकि स्टेट नहीं रहा, ये एक यूनियन टेरिटरी है, तो यूनियन पैसा देगा इसको, तो स्टेट को देने की जरूरत नहीं है, इसने 41% कर दिया। और इसमें कुछ कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि पॉपुलेशन के बेसिस पे पैसा देंगे आप, एरिया के बेसिस पे, इनकम डिस्टेंस के बेसिस पे, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और टैक्स एफर्ट, ये 6 क्राइटेरिया के बेसिस पे पैसा बांटा जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। कौन कौन सा? अफोर्डेबल हाउसिंग, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, ये कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है। आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबाउ डज यूनोप्स, यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनोवेशन है, जिसको कहा गया है S3I। S3I का मतलब क्या है? सस्टेनेबल एक S के लिए, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा और इनोवेशन के लिए 3I। तो S3I जो फोकस है, इसमें गवर्नमेंट का फोकस किस किस सेक्टर पे है। यूनोप्स का जो यूनोप्स का S3I इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट कहाँ कहाँ फोकस कर रही है, किस किस में। आप जब ऑप्शन देखेंगे आपको पता चलेगा ओनली 3 क्राइटेरिया है इसमें, जिसमें यूनाइटेड नेशन ऑप्स S3I इनिशिएटिव का फोकस है 3 सेक्टर पे। कौन कौन से 3 है, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले यूनोप्स क्या है? यूनोप्स सस्टेनेबल, यूनोप्स का मतलब है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, ये इसका फुल फॉर्म। इसका एक सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा एंड इनोवेशन, इसका मतलब क्या है? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कीजिए जो सस्टेनेबल है। मतलब मान लीजिए बिल्डिंग है, कल को अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी, तो बिल्डिंग को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बिल्डिंग के नीचे सैंड बॉक्स टेक्निक बना सकते हैं। मतलब बिल्डिंग के नीचे आप रेत भर देंगे। रेत क्या होता है, जब बिल्डिंग के अंदर आप रेत भरते हैं नीचे में, तो क्या होता है, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा एंशियंट के जो टेम्पल है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, कोणार्क जो जगह है उड़ीसा में, यहाँ एक सन टेम्पल है। ये सन टेम्पल वगैरह आज तक गिरे क्यों नहीं? क्योंकि जब आप इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये सैंड बॉक्स टेक्निक पे बनाया गया है। व्हाट इज सैंड बॉक्स टेक्निक? कि जो मंदिर है, मंदिर के एकदम नीचे जो बेस होता है उसके अंदर इतना रेत भर दिया है कि कल को जब अर्थक्वेक आएगा तो रेत क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, रेत जल्दी हिलता नहीं है। क्योंकि रेत हिलता नहीं है, बिल्डिंग हिलती नहीं है, और बिल्डिंग हिलती नहीं है तो क्रैक नहीं आएगा, ना कोलैप्स करेगा। तो यही है सैंड बॉक्स टेक्निक। तो ऐसे ही आपको कुछ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है सो दैट लॉन्ग टाइम तक टिके रहे वो। कल को कोई भी अर्थक्वेक आए, ड्रॉट आए, फेमाइन आए, सुनामी आए, वो बिल्डिंग सस्टेनेबल रहे। उसके लिए इन्होंने लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस ने। इसमें काम क्या होता है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं बाय मोबिलाइजिंग प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रा एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट। आपने प्राइवेट को शामिल किया है सो दैट आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो। ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा आपने फॉसिल फ्यूल कार्बन को यूटिलाइज किया है। इसमें करते क्या है, आप पार्टनरशिप करते हैं गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अदर स्टेक होल्डर के साथ, और आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन करें। इंडिया में कितने सस्टेनेबल गोल है? पूरे वर्ल्ड में 17 सस्टेनेबल गोल है। सस्टेनेबल गोल के पहले क्या था? MDG, जिसको आप कहते थे मिलेनियल डेवलपमेंट गोल। इसको रिप्लेस करके आपने 17 सस्टेनेबल गोल लाया। इसमें कहना क्या चाहता है, इस इनिशिएटिव का फोकस है कि गवर्नमेंट, बैंक और बाकी लोग पैसा फंड करे और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हेल्प करे। सस्टेनेबल क्या होता है? जो लॉन्ग टर्म तक चले, टिके। सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है, इसमें क्या क्या होता है? रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कैसे? सोलार,
अब कोयला जो है वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा, बिजली खत्म हो जाएगी, बट सोलर एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट करें, ना सिर्फ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी में भी इन्वेस्ट करें, विंड के अलावा हाइड्रो एनर्जी में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि पानी बहुत है, हवा बहुत है, तो कल को ऐसी एनर्जी को अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादा टाइम तक एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा डीजल और पेट्रोल का कम यूज़ करें, क्योंकि इससे पोल्यूशन बढ़ता है। ग्रीन बिल्डिंग्स बनाएं। ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है, आपने कभी कभी देखा होगा, अगर आप वर्धा रोड पे जाएंगे तो एयरपोर्ट के पास जो पिलर बने ना, उस पर ऐसे पेड़ लगाए हुए हैं, वो भले आर्टिफिशियल पेड़ है, बट ये क्यों लगाया गया है, जितना ज़्यादा आप ग्रीन लगाएंगे, ग्रीनरी आसपास, उतना ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब करेगा ग्रीन। तो आप कोशिश कीजिए बिल्डिंग्स में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें, वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम अच्छा रखें, वाटर को यूज़ करें। जैसे मान लीजिए मैं जहाँ काम करता था जिंदल में, जिंदल स्टील प्लांट यहाँ कलमेश्वर में है, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी। वहाँ पे ऐसा है कि ZLD टेक्नोलॉजी है, जिसको कहा जाता है ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज टेक्निक। इसमें क्या होता है, जितना पानी लेते हैं वाटर बॉडी से उतना ही यूज़ करते हैं प्लांट में भी, और उसी को रिसाइकल करके उसी से खाना बनता है, उसी से वॉशरूम चलता है। तो ये क्या हो गया, ये एक वाटर एंड सैनिटाइजेशन प्रैक्टिस हो गया, जो वाटर को आप सस्टेनेबली यूज़ कर रहे हैं। प्लस आप क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, जो मैंने आपको बताया कि ऐसी बिल्डिंग बनाए जो क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, मतलब क्लाइमेट चेंज भी हो जाए तो जल्दी गिरे ना, अर्थक्वेक से, सुनामी से। नेक्स्ट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में भी खर्चा करें, आप जो भी डेवलपमेंट चैलेंज है उसको एड्रेस करें, प्लस एफिशिएंसी बढ़ाइए अपनी, और डिजिटल सॉल्यूशंस लाइए, सस्टेनेबिलिटी लाइए इंफ्रास्ट्रक्चर की। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर को लाइए। प्राइवेट सेक्टर क्यों, प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा है, वो पैसा देगी, एक्सपर्टीज़ देगी, इनोवेशन देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना इतना पैसा है ना एक्सपर्टीज़ है। ओवरऑल S3I इनिशिएटिव कैटलाइज करता है इन्वेस्टमेंट को फॉर इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। दिस वॉज ऑल अबाउट S3I इनिशिएटिव। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ये है आपका MSME पे। MSME का मतलब क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जब से मोदी जी आए हैं उनका MSME पे थोड़ा ज़्यादा फोकस है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या हुआ था, कोई भी वर्ल्ड में जो ग्रोथ सेक्टर होता है ना वो ऐसा होता है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस। सबसे पहले हर कंट्री एग्रीकल्चर पे रहता है, वहाँ से फिर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पे आता है, और वहाँ से फिर सर्विस सेक्टर पे आता है। सर्विस मतलब सॉफ्टवेयर। इंडिया में क्या हुआ, हम लोग डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस पे आ गए। जो हमारा 50 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था, आज भी वैसा का वैसा है। क्यों, ना तो यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, ना तो ज़्यादा एक्सपर्टीज़ आई, प्लस करप्शन बहुत ज़्यादा था। तो इंडिया डायरेक्ट यहाँ से आया है। अब गवर्नमेंट क्या चाहती है, हम प्रॉपर रूट से आए, मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी डेवलप रहे। क्यों, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप नहीं रहेगा तो आप दूसरे कंट्रीज़ पे डिपेंड रहोगे। जैसे आज के डेट में आप देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल इक्विपमेंट लाइट वाइट चाइना के, ये पॉलीकैब के लाइट्स है, सारा डिजिटल इक्विपमेंट जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट सारा चाइना से लाया गया है। क्यों, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत डेवलप है, तो हम चाहते हैं हमारे यहाँ भी डेवलप हो। और ये इंडिया में कौन कर सकता है, MSME कर सकता है, क्योंकि कितने ऐसे बिजनेसमैन है जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, उनका भी डेवलपमेंट ज़रूरी है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है, अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट ऑफ 2006 द मीडियम एंटरप्राइजेस आर दोज जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी में कितना है, 15 करोड़ से लेके 25 करोड़। नेक्स्ट कह रहा है, ऑल बैंक्स लोन टू द माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्वालिफाई फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर। ये कह रहा है जितना भी आप बैंक लोन दे रहे हैं MSME को, वो प्रायोरिटी सेक्टर में क्वालिफाई हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ बता दो, पहला स्टेटमेंट तो भी नॉर्मल है, सेकंड स्टेटमेंट कितना एक्सट्रीम है। ये कह रहा है जितना भी लोन आप MSME को दे रहे हो वो प्रायोरिटी सेक्टर को चला जाएगा। ये रॉन्ग है, क्योंकि MSME में भी अलग अलग डेफिनेशन है। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है, इंडिया में जब आप लोन देते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है कुछ कुछ बैंक्स को कि 40% जो आप लोन दे रहे हैं वो देना है आपको प्रायोरिटी सेक्टर को। प्रायोरिटी सेक्टर मतलब इनको आपको प्रायोरिटी देनी है लोन देने में। कौन कौन हो गया प्रायोरिटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर, रिन्यूएबल सोर्सेस, ऐसे कुछ कुछ क्राइटेरिया। किसान को लोन देना है, रिन्यूएबल सोर्सेज को लोन देना है। क्यों, रिन्यूएबल सोर्सेज, अगर मान लीजिए मुझे कल को घर के ऊपर सोलर रूफ लगाने के लिए लोन चाहिए तो मुझे तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। तो जितने अच्छी चीज़ें इनके लिए गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर मैंडेट किया है। ये कह रहा है जितने भी MSME में वो सारा क्या हो जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट बन जाएगा। बट एक्चुअली सेकेंड स्टेटमेंट ये भी रॉन्ग है, यहाँ पे राइट दे रखा है, बट आई डोंट थिंक सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट देखते हैं, इसके हिसाब से पहला रॉन्ग है, दूसरा राइट है। क्यों ऐसा है, पढ़ते हैं। सबसे पहले MSMED एक्ट के तहत इसने बताया माइक्रो एंटरप्राइज क्या होता है। माइक्रो एंटरप्राइज ऐसा एंटरप्राइज है जिसमें प्लांट में जितना इन्वेस्ट किया और मशीनरी में जितना इन्वेस्ट किया है वो 1 करोड़ से लेके, और उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 5 करोड़ के बीच में, इतना दे रखा है। नेक्स्ट,
स्मॉल एंटरप्राइज क्या होता है? ऐसा एंटरप्राइज जहां प्लांट में जितना आपने इन्वेस्ट किया और मशीनरी में जितना आपने इन्वेस्ट किया है वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। मीडियम एंटरप्राइज क्या होता है? ऐसा जगह आपने इन्वेस्ट किया है जहां पे 50 करोड़ से बढ़ना नहीं चाहिए और टर्नओवर आपका 250 करोड़ से बढ़ना नहीं चाहिए। अब आप देखिए थर्ड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग क्यों हो जाएगा? यहाँ क्या लिखा है? 15 करोड़ और 25 करोड़ के बीच में होना चाहिए, जबकि 15 और 20 करोड़ ऐसा नहीं है, अप टू 50 करोड़ तक है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारे से रॉन्ग हो जाएगा। आपको बस इतना याद रखना है, माइक्रो में 1 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए, स्मॉल में 10 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, और मीडियम में 50 करोड़ के ऊपर। प्लस टर्नओवर इसका 5 करोड़ हो सकता है, इसका टर्नओवर 50 करोड़ हो सकता है, इसका टर्नओवर 250 करोड़ हो सकता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट PSL क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। जो मैंने आपको बताया ये एक RBI का इंस्ट्रूमेंट है, जिसके तहत RBI ये कहता है कि जितना भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, लोन दिया जाएगा, वो कुछ ऐसे सेक्टर को दिया जाएगा जिनको टाइमली ज़रूरत है और पैसा ज़रूरी है इन द एब्सेंस ऑफ दिस पॉलिसी। कौन कौन सा एरिया है? सबसे पहले मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर, दूसरा है MSME, फिर है एक्सपोर्ट क्रेडिट, फिर है एजुकेशन, फिर है हाउसिंग, सोशल इंफ्रा, रिन्यूएबल और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये हम चेक कर लेंगे कि जितने MSME हो सारे आ जाते हैं क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए, बट ये कह रहा है, तो स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट हो गया। दिस वॉज ऑल अबाउट MSME। अब ये कुछ क्वेश्चंस रह गए, ये हम यहाँ से कल कर लेंगे।